चलिए, क्या देख रहे थे जी हम लोग? पूना समझौता ना, पूना पैक्ट, हाँ वही। चलिए, तो हम लोग को देखना था पूना पैक्ट, है ना, पूना समझौता। पूना समझौता, तो पूना समझौता में हम लोग कल बात कर रहे थे कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1932 में, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ था। किसके किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर के बीच, ठीक है। चलिए, तो ये कहां हुआ था? पूना के यरवदा जेल में हुआ था, ठीक है। गांधी जी उसमें बंद थे, है ना। गांधी जी उसी के अंदर में बंद थे, पूना के यरवदा जेल में। और 20 सितंबर को गांधी जी ने अनशन शुरू किया था और 26 सितंबर को समझौता हुआ था, ठीक है। अनशन मतलब कि भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, है ना। सदन के अंदर में ही भूख हड़ताल पे बैठ गए थे 26 सितंबर को, ठीक है। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भूख हड़ताल पर कब बैठे थे? 20 सितंबर को, और 26 सितंबर को समझौता हुआ महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। किस बात को लेकर के हुआ था? पृथक निर्वाचन पद्धति ना, सेपरेट इलेक्शन सिस्टम जो था, तो सेपरेट इलेक्शन सिस्टम को इसमें रिजेक्ट करने का बात किया गया, इसमें इसको हटाने का बात किया गया, ठीक है। तो यहां पर पृथक पद्धति, तो पृथक निर्वाचन पद्धति किसके लिए था? हरिजनों के लिए था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर साहब ने डिमांड किया था कि ये दिया जाए, है ना, सेपरेट इलेक्शन दिया जाए, ठीक है। तो वो सेपरेट इलेक्शन जो था वो किसके लिए था? हरिजनों के लिए था, है ना। किसके लिए? हरिजनों के लिए था, ठीक है। तो इसमें क्या होना था? अब इसमें यह होना था कि जो हरिजन लोग थे, यानी कि जो निम्न जाति के लोग थे, उनके लिए सीट रिजर्व होता। आज जिस जाति के लिए सीट रिजर्व होता, वोट भी उसी जाति के लोग करते, मतलब बाकी लोग वहां पर जो होते वो वोट नहीं कर सकते थे। इससे क्या होता? ये भारत का और बंटवारा ना होता जी, विभाजन हो जाता। क्योंकि एक तो पहले अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्शन मुसलमानों को दे दिया, इससे क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो गया। अब हिंदुओं के अंदर में ही निम्न जाति के लोगों को सेपरेट इलेक्शन दे करके उनकी रणनीति क्या थी? उनकी रणनीति क्या थी? उनकी रणनीति थी कि हमको सेपरेट इलेक्शन दे देना है निम्न जाति के लोगों को, और निम्न जाति के लोग को सेपरेट इलेक्शन दे देंगे तो इससे क्या होगा? भारत की एकता कमजोर हो जाएगी, भारत की जो यूनिटी है वो यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जब यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर आराम से हम चीजों को संभाल लेंगे और चीजों को खत्म कर लेंगे। समझ रहे हैं? तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ था, ओके। अब देखिए इसमें क्या हुआ? पृथक निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया गया। क्लियर है? इसमें बेसिकली क्या हुआ? पृथक निर्वाचन को अस्वीकार, रिजेक्ट हो गया। गांधी जी ने अंबेडकर साहब को कहा कि देखिए, हरिजनों की अच्छाई के लिए या उनके बढ़ोतरी के लिए तो हम भी समर्थक हैं, हम भी चाहते हैं कि उनका उत्थान हो, लेकिन इस तरह बंटवारा करके नहीं, एक साथ रह के हो। तो अगर आपको लगता है कि हरिजन कम्युनिटी को का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो हम उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देते हैं, हम उनका
प्रतिनिधित्व बढ़ा देते हैं, है ना, हम उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा देते हैं, हम उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देते हैं, ये उन्होंने निश्चित किया। ठीक है, तो क्या किया गया, प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया। 48 से 48 से बढ़ा करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट केवल 48 हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 148 कर दिया गया, 148 कर दिया गया, है ना। फिर कुछ कुछ जगहों पर ये 72 के अप्रॉक्स में था, 71 72। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए हम इसको सीट ही बढ़ा देते हैं, वोट सब लोग करेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन आप मतलब हरिजन कम्युनिटी से ज्यादा रहेगा। इससे क्या होगा कि देश का विभाजन नहीं होगा, देश का बंटवारा नहीं होगा। अभी देखिए जैसे अभी कास्ट सेंसस हुआ है बिहार में, जातीय जनगणना, है ना। तो जातीय जनगणना जो हुई है, तो जातीय जनगणना कोई बुरा बात नहीं है ना, जातीय जनगणना कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन स्थिति क्या है कि जाति जनगणना तो कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें आप देखिएगा कि हर जातियों का एक बताया गया है, जाति के आधार पर हमारे देश में आरक्षण मिलता है ना, जाति के आधार पर हमारे देश में आरक्षण मिलता है, क्योंकि 1989 में ओबीसी आरक्षण देश में लागू हुआ था, है ना, 1989 में। अब भारत में लास्ट टाइम जो जातीय जनगणना हुई थी 1931 में हुई थी, इरविन के टाइम पर, है ना, ये जब का हम लोग बात कर रहे हैं उसी समय का बात है। तब भारत में जो जनगणना हुई थी वो जातीय आधार जनगणना हुई थी उसमें। अब आप सोचिए कि 1931 के जनगणना के आधार पर 1989 में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया गया, तो सीधी सी बात है कि डाटा भ्रामक होगा, या डाटा के सटीक होने की संभावनाएं कम है, डाटा के सही होने की संभावना कम है ना, डाटा सही नहीं रहा। तो अब क्या स्थिति बनी कि जब डाटा सही नहीं रहा, डाटा भ्रामक रहा, तो जरूरी भी था कि जातीय जनगणना हो, ताकि वंचित तबका को, जो नीडी आदमी है, उसको सुविधा मिले। जरूरी था जातिगत जनगणना। लेकिन अगर जातिगत जनगणना केवल इस मंशा से हो, भाव पवित्र हो मन का कि हाँ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उस वंचित वर्ग का उत्थान कर सके, तो ठीक है। लेकिन अगर जातिगत जनगणना इस भाव से हुई है कि हमको जाति विशेष का चुनाव में लाभ लेना है, हमको जाति विशेष को यह बताना है कि आपकी संख्या ज्यादा है, आपका हमें चुनाव में लाभ चाहिए, तो यह मंशा तो ठीक नहीं है ना। अगर इस मंशा से काम हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? अगर इस मंशा से, इस मनोवृत्ति से कोई काम कर रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि वो आपको एक वस्तु मानता है, आपका उपभोग कर रहा है, आपको कंज्यूम कर रहा है। जिस दिन आपसे उसकी आवश्यकता रहेगी तब तक आपको कंज्यूम करेगा, उसके बाद फिर आपको थ्रो कर देगा, छोड़ देगा फिर। तो बेसिकली जातिगत जनगणना में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना कराने के उद्देश्य पर जरूर सवाल है कि ऑब्जेक्टिव अगर अच्छा है तो ये बहुत अच्छा चीज है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव खराब है तो ये बुरा बात है। क्योंकि इससे क्या होगा, एक ही देश में, एक ही समाज में, एक ही गांव में रहने वाले लोग आपस में बट जाएंगे। यही गांधी जी नहीं चाहते थे उस समय। इसलिए गांधी जी ने कहा कि भाई पृथक निर्वाचन को खत्म कर दो, है ना। आज तो हिंदू मुस्लिम विभाजन है ना। अगर ये हुआ रहता तो क्या होता, हम इस जाति के हैं तो हमारा अपना अलग देश चाहिए, हम इस जाति का हमारा अपना अलग देश चाहिए, है ना। गांधी जी इस बात को समझते थे। अंग्रेज सब यही चाहता था कि जब ये लोग आपस में लड़ता रहेगा तो हमसे तो लड़ ही नहीं पाएगा। कोई भी परिवार अगर देखिए, अगर आपस में भाई भाई लड़ रहे हो तो बाहर के दुश्मन से लड़ पाएंगे? बाहर के दुश्मन से वही परिवार लड़ पाता है जो आपस में एक हो। तो वही गांधी ने अंबेडकर जी को समझाया और कहा कि देखिए इसको आप रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि अंग्रेजों के हित में है, ये आपके हित में नहीं है, या ये हरिजनों के भी हित में नहीं है। अंग्रेजों का वास्तविक उद्देश्य हरिजनों का उत्थान नहीं है। हरिजनों का वास्तविक उद्देश्य है आपको कमजोर बनाना। आपका कोई भाई है, उसको विवेक नहीं है, आप उसको मारते हैं, पीटते हैं, चाहे मान लीजिए डांटते हैं, फटकारते हैं कि भाई तुम सुधर जाओ, आप उसके अच्छाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपका कोई दुश्मन है, वो देखेगा कि अच्छा इसका इसके भाई से नहीं बनता, वो क्या करेगा, आपके भाई को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। वो कहेगा तुम्हारा भाई तुमको पैसा नहीं देता है, लो हमसे पैसा लो, 500 तुम लो हमसे, 10,000 तुम लो। अब आपका वो जो बकलोल है उसको लगेगा कि ये आदमी हमको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्या वो सही में उसको सपोर्ट कर रहा है? उसके भाई के साथ खराब संबंधों का फायदा उठा रहा है। तो ऐसे में समझना होता है। वही गांधी ने समझाया कि ठीक है हमारे बीच दिक्कतें हैं,
हम लोग आपस में इसको सुलझाएंगे ना। हमारी आपसी समस्या का समाधान कोई बाहर का आदमी क्यों करेगा? हम लोग मिल बैठ के ठीक कर लेंगे इसको, दूसरे को मौका नहीं देंगे ठीक करने का, है ना। अगर हमारा परिवार का झगड़ा है तो हम साथ में बैठ के मीटिंग बुला लेंगे, बातचीत कर लेंगे। अब गांव के चाचा को कहला बुलाएंगे? तो गांव का चाचा आएगा तो मजा भी तो लेगा जी आपके आपसी परिवार के झगड़ा का। तो सही आदमी कौन होता है? जो अपना मामला अपने स्तर में सुलझा ले, दूसरे को पार्टिसिपेशन में न बुलाए। वही गांधी जी ने अंबेडकर को समझाया और यहां पर मामला सुलझ गया और सांप्रदायिक निर्वाचन को रिजेक्ट कर दिया गया। 71-72 से सीट बढ़ा के सीधे गांधी जी ने कह दिया कि लीजिए ना, हम सीटों पे बढ़ा देते हैं, 148 को सीट पे चुनाव लड़िए, आप जीत के जाइए सदन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेपरेट इलेक्शन मत लीजिए। और अंबेडकर जी को बात समझ में आ गई, उन्होंने सेपरेट इलेक्शन को ये कर दिया। ठीक है। एक सवाल आपसे पूछा सकता है कि पृथक निर्वाचन की घोषणा ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कब हुई थी? ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कब हुआ था? ब्रिटेन के पार्लियामेंट में घोषणा कब हुआ था? हाँ? 32 में, 16 अगस्त 1932। गुड, एब्सोल्युटली राइट, 16 अगस्त 1932। इसको कहते हैं सांप्रदायिक घोषणा। क्या कहते हैं? नोट कर लिख लीजिएगा कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में 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 तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की थी। ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की थी। ओके। तो कम्युनल इलेक्शन का डिक्लेरेशन जो है वो कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को। ओके, नेक्स्ट आगे लिखिएगा कि यही सांप्रदायिक घोषणा को पूना पैक्ट में खारिज कर दिया गया था। इसी सांप्रदायिक घोषणा को पूना पैक्ट में खारिज कर दिया गया था। पूना पैक्ट में खारिज कर दिया गया था। ठीक है। ओके, पूना पैक्ट में खारिज कर दिया गया था, है ना। तो पूना पैक्ट में इसको खारिज कर दिया गया था। ये किसके लिए था? सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड, इसी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत, इसी को कहते हैं कम्युनल अवार्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 को। या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 को। ठीक है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। वो क्या था? तो वही हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन था, है ना। तो उसी चीज को गांधी और अंबेडकर जी ने यहां पर समझौता करके खारिज कर दिया कि भाई हमारा अपना घर का झगड़ा है, हम फरिया लेंगे, हम दूसरों को पंचायती में नहीं बुलाएंगे। अभी रसिया कह रहे हैं, अभी झगड़ा चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन का ना। फिलिस्तीन कह रहा है कि भारत खुल के मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिलिस्तीन रो रहा है और फिलिस्तीन कह रहा है कि भारत खुल के हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है।
बताइए कि भारत क्यों फिलिस्तीन का सपोर्ट करे? क्योंकि जब कश्मीर का मुद्दा आता है, कश्मीर का मुद्दा, तो फिलिस्तीन का क्या स्टैंड है? कश्मीर के मुद्दे पर फिलिस्तीन से जब पूछा जाता है कि तुम कहो कि कश्मीर भारत का है, तो पगलवा क्या कहता है? वो कहता है भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर इस मुद्दे को सुलझाएं। तो आज हम लोग भी कह रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन मिलकर अपना मुद्दा सुलझा ले। हमको क्या बुला रहे हैं उसमें भाई कि हम सपोर्ट करें? हम क्यों फिलिस्तीन को सपोर्ट करें? जब फिलिस्तीन कश्मीर के मुद्दा पर खुल के नहीं कहता है कि कश्मीर भारत का है, कहना चाहिए ना उसको। जबकि इजराइल हमेशा कहता है कि कश्मीर भारत का है और कश्मीर पर सिर्फ भारत का अधिकार है। तो जब इजराइल सरेआम खुलेआम हमारा स्टैंड ले रहा है, तो हम तो सरेआम तो स्टैंड भी नहीं ले रहे हैं इजराइल का। हम तो बस इतने कह रहे हैं कि भाई झगड़ा को बातचीत से सुलझा लीजिए। अब वही चीज वो कहता था हम लोगों को। फिलिस्तीन आज तक कभी नहीं कहा कि कश्मीर भारत का है। काहे? मुस्लिम देश है फिलिस्तीन, पाकिस्तान मुस्लिम देश है, और उसको लगता है कि कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए भारत और पाकिस्तान मिलकर सुलझा ले इस मुद्दे को। अरे भाई, सबसे ज्यादा मुस्लिम तो भारत में रहते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा। तो भारत सबसे ज्यादा सेफ जगह है ना, सबसे बढ़िया जगह भारत है। अब भारत विश्व का इकलौता ऐसा देश है कि इस्लाम के सारे फिरके भारत में पाए जाते हैं। जितनी शाखा और ब्रांचेस सब इंडिया में है। बाकी वर्ल्ड में कहीं आप नहीं दिखा सकते कि सारे फिरके पाए जाते, क्योंकि जहां भी ये सारे फिरके रहेंगे आपस में लड़ेंगे। ये आप देख लीजिए, शिया सुन्नी विवाद चलते रहता है ना हर जगह पे। पाकिस्तान के अंदर में ही बहुत सारे मुस्लिम हैं जिनको की शोषण झेलना पड़ता है। वही लोग ना कह रहे थे कि भाई हमको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हमको क्या नहीं रखा गया, हम तो मुस्लिम हैं लेकिन हमारा देश में हमारा शोषण हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपस में भी बेहतर स्थिति नहीं है। आपस में भी एक दबाव समूह जो है सो काम कर रहा है। तो बाहर के अगर आप में अपने में क्षमता है तो आप अपना झगड़ा खुद ही सुलझा सकते हैं। अगर आप में नहीं है तभी बाहर का लोग आपका पंचायती करने आता है। आज ही सब फंस रहा है तो कह रहा है कि भारत हमारा स्टैंड ले। यूक्रेन, इसको रसिया धर के पीट रहा है तो कहता है कि भारत खुल के हमारे लिए नहीं बोल रहा है। भारत खुल के तुमसे लिए क्यों बोले भाई? 1998 में जब हम लोग परमाणु परीक्षण कर रहे थे, तो जब चाइना अमेरिका हम पर बैन किया तो उसके कहने पर यूक्रेनो हम लोग पर बैन लगा दिया था। यूक्रेन कह रहा है कि नहीं, हम अमेरिका जैसा कह रहा है वैसा करेंगे। तो करो, आज अमेरिका तो तुमको फंसा दिया ना जी। गांव में किस्सा वो कहा जाता है कि अपना में दम हो तो ऐठिए, ना तो चुपचाप बैठिए, है कि नहीं? अगर अपना में बॉडी में पावर है, फोर्स है, लग रहा है कि हम 2-4-10 मुक्का दे देंगे करो और उधर से मिलेगा तो बर्दाश्त कर लेंगे, तो बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लग रहा है कि पूर्वा हवा जोर से बहेगा तो उड़िया जाएंगे, तो कौन काम है ऐठने का? तो ये पगलवा यूक्रेन के राज चक्कर में ऐठ दिया, अपने चाचा के चक्कर में। ये सोचा कि जब हम पिटाएंगे ना, हम पर जब हमला होगा तो हमारे चाचा हमको बचा लेंगे। अमेरिका शुद्ध बनिया का देश है, एकदम कंप्लीट, जिससे जहां पर फायदा होता है वहीं पर जाता है वो। आज पिटा रहा है ना, 2 साल से पिटा रहा है, अब दूसरा साल लगने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है, कंप्लीट होने जा रहा है, और लगातार पिटा रहा है। अमेरिका खाली अपना हथियार बेचा है, अपना सेना नहीं उतारा अभी तक उसके मदद के लिए। तो इससे यही सीख मिलता है। हमारे बुजुर्ग जो कह के गए हैं वो बेवकूफ नहीं थे, बहुत अनुभवी लोग था। तो लोग जो बात कहा है ना, वो सब बात का अपना एक लॉजिक है। अगर उसके बात को समझा जाए तो कि भाई अपने में काबू हो, अपने लगे कि हम पावरफुल हैं, आई विल हैंडल इट एनी सिचुएशन, देन वी गो इट। जाइए, कीजिए, जो करना है सो करिए, व्हाट डू यू वांट, है ना? लेकिन अगर लगता है कि नहीं, उधर से जब बैकफायर होगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, देन व्हाई कैन डू यू इट? क्यों कर रहे हैं ऐसा? नहीं करना चाहिए, है ना? लेकिन समझ में नहीं आता। अब यूक्रेन को अब समझ में आ रहा है, तो अब समझने से कोई फायदा? अब तो आधा यूक्रेन बर्बाद हो गया, आधा से ज्यादा यूक्रेन। इतना सुंदर देश था यूक्रेन, आज देखिए तो हर जगह बम का, बारूद का ढेर पड़ा हुआ है, हर जगह कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है। ऐसी स्थिति यूक्रेन की बनी हुई है। वही अब गाजा का भी बन गया, गाजा पट्टी में वही हाल है। पहले से भी स्थिति कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अब और ज्यादा खराब स्थिति वहां पर हो गई है। तो इस चीज को जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है? खैर,
तो यहां पर ये सारी स्थितियां बनी, इन सभी स्थितियों को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो पुनः समझौता कोई दिक्कत नहीं है, आगे आइए। अब ये सारा पृष्ठभूमि होने के बाद आया, है ना, सर कल का के क्लास का वीडियो फ्री वाले में डाल दीजिए प्लीज। फ्री वाला कौन है जी? फ्रीओ वाला कोई है का? फ्रीओ वाला कोई ग्रुप है? यूट्यूब, अच्छा, ये सब हमको नहीं बुझाता है जी, सब मैनेजमेंट वाला आदमी सब जानता है। यूट्यूब पर चल रहा था, हाँ, तो सस्ता क्लास चल जाता है, फिर हमारा ना चल तो फ्री में पैसा देवे पड़ता। चलिए आइए, तो यहां पर इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये क्या है और किस तरीके से, है ना, कि ये सब क्लासवा का काम हर जगह ना पड़ेगा जी। जितना ऊपर जाइएगा आप आईएएस तक में, वहां पर हिस्ट्री अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आईएएस में मैथ कुछ भी नहीं करता है, सीसेट है खाली एगो, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सीसेट में आपको मैथ पूछता है, वो भी अंकगणित पूछता है। उसमें जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है वो आराम से पीटी पास कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से वो सीसेट का पेपर, क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का है। बाकी मेंस 1750 नंबर का मेंस का एग्जाम होता है, 1750 में एको नंबर मैथ नहीं है, खाली जीएस है, खाली जीएस। 1000 नंबर का जीएस, 500 नंबर का ऑप्शनल, 250 नंबर का निबंध, ऐसे है ना। तो इस सब का हर जगह पर वेटेज है, कब कहां पे कहां पूछे कौन जानता। हाँ क्या? हाँ, हिंदी इंग्लिश तो क्वालिफाइंग होता है, आपको पास करना है, उसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है, उसको जोड़ दिया तब तो एग्जाम 2300-2400 नंबर का होता है। 300 का हिंदी या 300 का इंग्लिश। इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश तो सबको पास करना है, नॉर्थ इंडियन को, साउथ इंडियन को, सबको इंग्लिश पास करना है। बाकी एक 300 पेपर आप 8वीं अनुसूची में से कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं। तो जनरली उत्तर भारत के लोग हिंदी चुनते हैं, है ना। कुछ लोग का बिहार से, कोई का मैथिली उथली अच्छा है तो मैथिली चुन लेता है ना, क्योंकि 8वीं अनुसूची में है मैथिली। तो मतलब लेकिन 300 का इंग्लिश कंपलसरी है पूरे इंडिया के विद्यार्थियों के लिए, कि इंग्लिश आपको पास करना है, इंग्लिश पास करना ही है। अगर इंग्लिश नहीं पास किए तो सब पढ़ाई लिखाई धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, 30% लाके आपको पास कर जाना है। पास कर जाए तो ठीक है, अगर नहीं पास किए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, मतलब फिर आपका सारा जीएस का ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। मतलब मेंस में आपको पहले लैंग्वेज पेपर चेक हो जाता है, लैंग्वेज पेपर पास किए तब जाके जीएस का पेपर चेक होता है। लैंग्वेज अगर फेल कर गए तो जीएस चेक नहीं होगा, और उसमें आप बहुत अच्छा करिए, चाहे कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीपीएससी में इंग्लिश नहीं है सर? अच्छा, टीचर वाले में तो इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के है ना, इसमें दोनों मिला के है। हाँ, दोनों मिला के। हाँ, अब बाकी तो दोनों रिजल्ट तो एग्रीगेट पर आएगा ना, मतलब अगर हिंदी सब सही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसा कोई नहीं। हाँ, दोनों मिला के लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का क्वेश्चन ज्यादा रहता है ना। लेकिन इंग्लिश से देखिए, इंग्लिश से परहेज नहीं करना है ना, इन्हें कि इंग्लिश कोरोना है, दूर रहना है, नहीं, है ना। इंग्लिश से परहेज नहीं करना, इंग्लिश से जुड़ के रहना है ना। जो हम लोग पहले पेपर दिए ना, उसमें इंग्लिश ही ठीक था, हिंदी ही ऐसा क्वेश्चन आया था जो थोड़ा हम लोग। हिंदी देखिए, हिंदी तो टफ है ही, इंग्लिश तो अगर समझ में आए, इंग्लिश एकदम आसान है। 26 अल्फाबेट में पूरा का पूरा मैटर खत्म हो जाता है। लेकिन हिंदी में देखिए, है ना, मतलब हिंदी के अल्फाबेट कितने ज्यादा हैं, और उस सारा अल्फाबेट पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। इंग्लिश में थोड़ा सा शॉर्ट स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर हो जाता है, हिंदी में इग्नोर नहीं होता है, तो पकड़ा जाता है ना। तो थोड़ा सा हिंदी टफ है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम सिचुएशन में इंग्लिश वाला रहे नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा लगता है कि इंग्लिश टफ है ना, क्योंकि हम उस कल्चर में नहीं है जिस कल्चर में। ऐसा नहीं, इंग्लिश को आपको जो है सो, है ना, इंग्लिश को से परहेज नहीं करना है, बस इंग्लिश से आपको रिलेट करना है, क्योंकि अब इंग्लिश धीरे धीरे आवश्यकता बन रहा है देश का, है ना, वर्ल्ड का। तो ऐसे में आप इंग्लिश से परहेज करके नहीं रह सकते हैं, आपको उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। हाँ, कनेक्ट होइए इंग्लिश से, अंग्रेजी पढ़िए,
आवश्यकता हो तो जहां बोलना बोले, लेकिन अंग्रेजियत को सवार नहीं होने देना अपने सर पर। हमें गर्व है कि हम हिंदी जानते हैं और गर्व है कि हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये हमारा गर्व है ना। तो इसलिए हिंदी से किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कहां से टाइम कैलकुलेट करके निकली हैं जी आप? का सब लोग छठ के लिए आज घर जा रहा है का? कहां से आते हैं आप? कहाँ है जी? कहाँ से आते हैं रजनी सर? जगनपुरा तो हम भाई दिल्ली में जानते हैं, जगनपुरा मेट्रो स्टेशन। पटना, पटना में क्या जगनपुरा है जी? चलिए, है, होगा, बहुत ज्यादा नहीं घूमे हैं पटना को तो। चलिए, फिर भी लेकिन 1-2 घंटा इतना देर लग गया एग्जाम है। तो यहां जो है भारत शासन अधिनियम 1935, इससे पहले भी एक क्लास था ना जी आप लोगों का, साइंस का क्लास था। तो भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिखेंगे कि यह अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर तैयार हुआ था। यह अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर तैयार हुआ था। ठीक है, किसके रिपोर्ट के आधार पर? हाँ, साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन के द्वारा यह किया गया था, ठीक है। साइमन आयोग जो था, है ना, इसके द्वारा ये किया गया था। यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है, उसको याद रखना है, ठीक है, कि यहां पर क्या था और किस तरीके से था, ठीक है। तो साइमन कमीशन जो है, इसके आधार पर ये चीजें यहां पर तैयार हुई। लिखेंगे कि इसके तहत प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इसके तहत प्रांत में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। राज्य में द्वैध शासन समाप्त हो गया, प्रांत में और केंद्र में लागू कर दिया गया। संघीय शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया। संघीय शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया। संघीय शासन व्यवस्था, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, संघीय शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन स्वशासन प्रदान नहीं की गई। लेकिन स्वशासन प्रदान नहीं की गई। इसीलिए भारतीय नेताओं ने भारत शासन अधिनियम 1935 का विरोध किया।
इसीलिए भारतीय नेताओं ने भारत शासन अधिनियम 1935 का विरोध किया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, इस अधिनियम के आधार पर 1937 में, इस अधिनियम के आधार पर 1937 में भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, ठीक है, जिसमें से लगभग 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बना लिया था। 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बना लिया था। ठीक है, ओके। तो ये तो प्रारंभ में 8 प्रांत में बन गया था जी, लेकिन बाद में 9 गो में बन गया था, है ना। बाद में 9 गो में बन गया था। खाली 2 गो स्टेट ऐसा था जिसमें कांग्रेस सरकार में नहीं थी, एगो पंजाब, एगो बंगाल, है ना। नोट कर लिख लेंगे कि पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, ठीक है। पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। ओके, पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। नेक्स्ट लिखेंगे कि इस बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अपने बिहार में 37 में किसकी सरकार बनी थी? कांग्रेस की सरकार बनी थी। कभी कभी पूछा जाता है बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, लेकिन हम प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं। बिहार के बने थे? हाँ, पहले बने थे। कौन बने थे? हाँ, 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 पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूसुफ पठान, क्रिकेट वाले। मोहम्मद यूसुफ ना, और यूसुफ नहीं, यूनुस। हाँ, यूनुस 1937 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस, ठीक है। बिहार के सर जी, बिहार के कैसे बने थे? क्योंकि 1935 में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया था, इसलिए उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था राज्यों में, ठीक है। और भारत तो स्वतंत्र हुआ नहीं था कि भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा कोई समय, है ना। तो इसलिए जो राज्य हुए थे उस राज्यों में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो इसलिए पूछा जाता है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। लेकिन इनका इस्तीफा हो गया था तुरंत। इनका इस्तीफा होने के बाद 37 में ही शपथ ले लिए कौन? श्री कृष्ण सिंह। तो इसलिए, और ये जब शपथ लिए मुख्यमंत्री के पद से लिए थे, इसलिए इनको कहा जाता है बिहार के पहले मुख्यमंत्री, ये यूनुस, ठीक है। हाँ, तो कौन? नहीं, बड़ोहर के क्या होगा? केवल बिहार के, केवल बिहार के, ठीक है। हाँ, उसमें भारत को इंडिपेंडेंसी कहां मिली थी?
मोहम्मद यूनुस, बिहार के पहले प्रधानमंत्री का नाम आएगा तो ये ठीक है, और बिहार के पहले मुख्यमंत्री तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, और ये 1937 के ये से हुआ था। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है ना, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, आगे तो 1937 में श्री कृष्ण सिंह बन गए यहां पर सीएम, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके बाद आप देखिएगा कि कांग्रेस का में, हाँ 37 में ही इनका इस्तीफा हो गया था 2-3 महीने बाद, ठीक है, लेकिन ये पद वहां पे बदला, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के पद कर लूंगा क्योंकि भारत एक इंटीग्रेटेड स्टेट है, इसलिए मुख्यमंत्री का पद यहां होना चाहिए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री अगर पूछेगा पहला श्री कृष्ण सिंह, प्रधानमंत्री पहला पूछेगा मोहम्मद यूनुस, ठीक है। तो श्री कृष्ण सिंह ने यहां पे ले लिया शपथ। उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया 1939 में। 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? हाँ, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने, लिखेंगे कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, और इस समय भारत के वायसराय थे, और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, जिनके या जिन्होंने बिना भारतीयों के सहमति के यह घोषणा कर दी बिना भारतीयों के सहमति की यह घोषणा कर दी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन कर रहा है, कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन कर रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो जब ये यहां पर ये चीज हुआ है ना, ये घोषणा हुई, तो सरकारों से पूछा नहीं गया था, जबकि 11 प्रांतों में सरकार बनी थी ना, भारत में सरकार बनी थी, तो चाहिए था कि सरकारों से पूछा जाए कि भाई हम इसमें क्या करें, है ना। लेकिन भारत की चुनी हुई किसी भी सरकार से नहीं पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत शामिल होगा कि नहीं होगा। बिना पूछे ही लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दिया। अब यह घोषणा करने से क्या होगा, भारतीय जो चुने हुए नेता थे सब नाराज हो गए कि भाई ये बात ठीक नहीं हुआ है, और इसी बात से नाराज होकर के सभी ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। फिर लिखेंगे कि 22 अक्टूबर 1939 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस की सभी सरकारों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया।
ठीक है। अब देखिए, तो ये यहां पर कांग्रेस ने कब इस्तीफा दे दिया? 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, है ना। ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के द्वारा चुनी हुई सभी सरकारों ने 22 अक्टूबर 1939 को अपना रिजिग्नेशन दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। इनका इस्तीफा हो गया, इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब जब इनके द्वारा रिजिग्नेशन दे दिया गया, इनके द्वारा इस्तीफा हो गया, तो फिर आप देखिएगा कि अब मुस्लिम लीग की भी एक राज्य में सरकार चल रही थी, बंगाल में। तो इन्होंने सोचा कि भाई सबने कर दिया, तब हमको भी करना ही पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अगला नोट करके लिखेंगे कि 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, क्लियर है। मुक्ति दिवस मनाया गया। हाँ? उसके वजह से, और फिर कांग्रेस, इसने भी इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो इनके द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। बंगाल में मुस्लिम लीग अभी चर्चा कर ही रहे हैं, है ना। और पंजाब में फजलुल हक की पार्टी की थी। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां पर इस प्रकार से ये करके, और सभी जो सरकारें बनी थी 1937 के चुनाव के बाद, जो सरकारें बनी थी, सभी सरकारों ने अपना अपना रिजिग्नेशन दे दिया, अपना अपना इस्तीफा दे दिया। क्लियर है। तो इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आगे आइए। तो यहां तक के जब ये सारी चीजें हुई, तो उसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार से परिस्थितियां बदली और सिचुएशन को बदल करके चीजें की गई। अब जब ये हो रहा था, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि हमने एक आंदोलन चलाने का सोचा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करते हैं फिर से। उस आंदोलन का नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना। तो एक हेडिंग बनाएंगे 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह। उन्नीस सौ 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। देखिए, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ? तो दिसंबर 1940 में, है ना। कहां पर? तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में। कहां पर?
कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, है ना, दिसंबर 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, ठीक है। तो दिसंबर 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में क्या हुआ, तो ये चला, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पास हुआ था। रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था जी? कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इनकी अध्यक्षता में आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। ये आंदोलन किसके नेतृत्व में चलना था? हाँ, गुड, महात्मा गांधी, ठीक है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्व महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का? ऑब्जेक्टिव क्या था? तो लिनलिथगो ने जो प्रचार कर दिया था, लिनलिथगो ने जो प्रचार कर दिया था कि भारत हमारे साथ है, तो यही लोगों को बताना था कि भारत इनके साथ नहीं है, बल्कि भारत इनके विरोध में है ना। इन लोगों ने क्या कह दिया था? तो उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के साथ नहीं है, यही बताना था। यही क्या था? बताना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के साथ नहीं है, ठीक है। है ना। तो इसको यहां पे आपको याद रखना है और ध्यान रखना है, ठीक है, कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के साथ नहीं है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के साथ नहीं है, यही हम लोगों को क्या करना था? बताना था, ठीक है। उद्देश्य यही है ना, ऑब्जेक्टिव यही था। उसके बाद आप देखिए कि जो नेतृत्व महात्मा गांधी, और उद्देश्य हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के साथ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको कि यहां तक के इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के साथ नहीं है, ये जब चीज यहां पर कही गई तो उसका क्या मतलब था? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट था कि हम गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के लोगों को ये बताने वाले थे, लोगों को ये समझाने वाले थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के खिलाफ में है, इसलिए इसके साथ आपको क्या होना है? जुड़ना है, और इसके साथ आपको मतलब रहना है। जो लोग जाता था ना सत्याग्रही लोग के पास, तो सबको कहता था कि दिल्ली चलिए। सबको क्या कहता था? दिल्ली चलिए। इसीलिए इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता था। इसको क्या कहते थे? दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। दिस मूवमेंट वाज ऑल्सो नो एज दिल्ली चलो मूवमेंट, है ना। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता था, ठीक है। क्लियर है? नेतृत्व महात्मा गांधी, उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के साथ नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या कहता था? दिल्ली चलो। इसके वजह से इसको क्या कहते थे? दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। इसके वजह से इसको कहते थे दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है, दिल्ली चलो मूवमेंट।
ओके, दिल्ली चलो मूवमेंट, ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन। अब आप देखिए कि उद्देश्य क्लियर हो गया। क्या कहते थे, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो आंदोलन, है ना। अब इसमें क्या होता था, तो जब दिल्ली चलो आंदोलन यहां पर ये चीज फिक्स था, तो आगे आप देखेंगे किस प्रकार की परिस्थितियां यहां पे बनी। किसको कह दिया दिल्ली चलो आंदोलन, इसमें सत्याग्रही निश्चित हुए कि सत्याग्रही कौन सत्याग्रह शुरू करेगा, है ना। तो इसलिए यहां पे कहा जाता है कि इस आंदोलन के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। तो इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, कौन थे, ठीक है। द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तृतीय ब्रह्मदत्त, पहला दूसरा तीसरा तीनों लिख लीजिए। चलिए, तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तृतीय ब्रह्मदत्त। ओके, तो यहां पे ध्यान रखेंगे, ये सत्याग्रही थे जो लोग गांव गांव जाते थे, घर घर जाते थे और लोगों को ये कहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हम अंग्रेजों के साथ नहीं है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार में हम अंग्रेजों के साथ नहीं है, ये यहां पर कहा जाता था, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत।
चलिए, तो यहां पर ये ध्यान रखना है, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। ठीक है, ये दोनों तो रट रट आए हैं। ये एक बार बीपीएससी ने पूछ लिया था, है ना, कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे, है ना, तब ब्रह्मदत्त। तो उससे पहले ये बहुत कम चर्चा में थे, है ना। जब से बीपीएससी ने पूछ लिया 67वीं की बीपीएससी के पीटी में आई थिंक पूछा था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रही कौन थे, है ना, तब से ये काफी फेमस हो गए हैं, पॉपुलर हो गए हैं, है ना, ध्यान रखना है। और बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट भी करती है, बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट भी कर देती है ना। इसलिए आप लोग का भी जो पीछा वाला जो एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते सेम। जैसे इस बार अभी जो पीटी हुआ था 69वीं का, इसका रिजल्ट भी आ गया है, तो 69वीं के पीटी में जो 68वीं में पूछा था सीधे वही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया, है ना, एकदम सेम सेम वही। गांधी जी को मतलब जहर दे के मारने का जो प्रयास किया गया था, तो किसने गांधी जी को बचाया था, है ना, बतख मियां। तो बतख मियां फिर वो आए थे इस बार, है ना, 69वीं के पीटी में भी बतख मियां पूछे गए थे। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। ओके, तो दिक्कत, तो यहां पे इसको आपको याद रखना है कि क्या है और कैसे है। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है इन तीनों सत्याग्रहियों के बारे में। ठीक है, ओके, चलिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ये मूवमेंट यहां पे हो रहा था। अब क्या था कि यहां पर कुछ बातें हमने पॉलिटी में आप लोगों को बताई थी कि 1940, क्योंकि संविधान निर्माण से जुड़ा हुआ बात था वो, क्योंकि 1940 में क्या हुआ था, तो भारत में क्या आया था 1940 में, तो 1940 में आप देखिएगा तो आया था अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर जो है ना, प्रस्ताव आया था अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया कि हम भारतीयों के लिए संविधान बना करके देंगे। यह पहली बार स्वीकार किया गया, है ना। तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, यह पहली बार स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, आगे, तो आगे किस प्रकार से क्या चीजें होती हैं, तो इसको आपको देखना है। तो आगे आप देखेंगे कि जब ये सारी चीजें यहां पर निश्चित की गई, है ना, कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी और इस प्रकार से चीजें की जाएंगी, तो आप देखेंगे कि 1942 में आया था फिर क्रिप्स मिशन, क्योंकि अगस्त ऑफर को हमने ठुकरा दिया था, पॉलिटी मैंने आपको बताया था। फिर 42 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन या अगस्त ऑफर दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भारतीयों को किसी तरीके से इस बात के लिए मना लिया जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वार में वो हमारा साथ दे रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारा साथ दे रहे हैं, इस बात के लिए मना लिया जाए, है ना। ये बेसिकली वहां पर पर्पस था, ये बेसिकली वहां पर मोटिव था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। 1942 का क्रिप्स मिशन और साथ में आपको लिखना है भारत छोड़ो आंदोलन। मेन आपको यही देखना है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये क्या है और कैसे है ना, तो इस चीज को आपको देखना है, समझना है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन कैसे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, तो लिखिएगा थोड़ा सा, भारत छोड़ो आंदोलन। कि इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से, ये अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जगह लिख लेंगे कहां से प्रारंभ हुआ था, स्थान मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान, मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान, मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है ना। चलिए, तो देखिए घोषणा हुआ था इस आंदोलन का 8 अगस्त 1942 को। इस दिन घोषणा हुई थी कि हम आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, है ना, 9 अगस्त 1942। ठीक है, ठीक है। देखेंगे इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो, डू एंड डाई। और भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। अब बहुत हुआ असहयोग, बहुत हुआ सविनय अवज्ञा, अब डायरेक्ट सीधे सीधे बात होगा भाई, अब देश छोड़ के भागो यहां से, है ना, देश छोड़ के भागो यहां से। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि 9 अगस्त को सुबह में, 9 अगस्त को सुबह में अंग्रेजों ने 0 आवर ऑपरेशन चलाया था। 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 ठीक है, और इसके तहत सभी बड़े नेता, कांग्रेस के सभी बड़े नेता पकड़ के जेल में बंद कर दिए गए। और इसके तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेता पकड़ के जेल में बंद कर दिए गए। इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है, सेल्फ स्पॉन्टेनियस। इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन, स्वतः स्फूर्त समझते हैं ना? हाँ, स्वतः स्फूर्त का मतलब क्या होता है? अपने आप, स्वतः स्फूर्त। तो ये अपने आप हुआ था, ऐसा तो नहीं था। स्वतः स्फूर्त इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी बड़े नेता जेल में बंद हो गए थे, कोई बड़ा नेता बाहर नहीं था। तो गांधी जी ने युवाओं को यह बात कही थी कि युवा स्वतः स्फूर्त होता है, युवा
सेल्फ स्पॉन्टेनियस होता है। युवाओं में इतनी क्षमता है, युवाओं में इतनी काबिलियत है कि वो ये आंदोलन अपनी मर्जी से चला सकते हैं, खींच सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, है ना। ये युवाओं की काबिलियत है, युवा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको जो है सो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, ये क्या है? स्वतः स्फूर्त, सेल्फ स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, सेल्फ स्पॉन्टेनियस। ओके, नेक्स्ट। तो इस आंदोलन को कहते हैं स्वतः स्फूर्त आंदोलन। ठीक है, आगे लिखेंगे कि इस आंदोलन में बड़े स्तर पर हिंसा हुई। ठीक है, नेक्स्ट। इस आंदोलन में रेडियो के माध्यम से गुप्त प्रसारण हुआ था। रेडियो के माध्यम से गुप्त प्रसारण हुआ था। यह भी पूछा जाता है आपसे कि किस आंदोलन में रेडियो के माध्यम से प्रसारण हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में रेडियो के माध्यम से गुप्त प्रसारण होता था। तो ये रेडियो का गुप्त प्रसारण का स्टेशन कहां था? तो इसका प्रारंभ में जो इसका केंद्र था वो नासिक था। कहां? नासिक। प्रारंभ में ये नासिक से प्रसारित होता था। ठीक है, और बाद में ये हो गया मुंबई। पहले नासिक में था, बाद में हो गया मुंबई। हाँ, केंद्र, इनिशियल सेंटर इसका कहां था? नासिक में, है ना। प्रारंभिक केंद्र नासिक, उसके बाद मुंबई। ठीक है, ठीक है। गुप्त प्रसारण, प्रारंभिक इनिशियल सेंटर नासिक, और उसके बाद मुंबई। ठीक है, चलिए, तो इसको यहां पे आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, है ना। गुप्त प्रसारण से कहां होता था? पहले प्रारंभ नासिक में, उसके बाद मुंबई में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब ये जो प्रसारण करने वाले लोग थे वो कौन थे? जो ये रेडियो पे काम कर रहे थे, गुप्त प्रसारण भूमिगत होकर के काम कर रहे थे। उषा मेहता, उषा मेहता, अब्रबाद प्रिंटर, अब्रबाद प्रिंटर। हाँ, नाम है, नहीं, भारतीय ही थे। अब्रबाद प्रिंटर। ठीक है, अब्रबाद प्रिंटर। ठीक है, हाँ, ये लोग मतलब रेडियो वाला कार्यक्रम ही लोग देख रहा था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी ये उषा मेहता, है ना। ठीक है, अब देखिए, इसी आंदोलन के दौरान बिहार के सारण जिला को कुख्यात जिला घोषित किया गया था। इसी आंदोलन के दौरान बिहार के सारण जिला को कुख्यात जिला घोषित किया गया था। इसी आंदोलन के दौरान बिहार के सारण जिला को कुख्यात जिला घोषित किया गया था, या अपराधी जिला।
कुख्यात या अपराधी, है ना, कुख्यात अथवा अपराधी जिला घोषित किया गया था। ठीक है, कुख्यात अथवा अपराधी। ठीक है, किसको? छपरा को, यानी कि सारण, है ना। इसी आंदोलन कारण क्या था? तो इसी सारण जिला से थे कौन? जयप्रकाश नारायण। और इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद थे, है ना। हजारीबाग जेल में बंद थे कौन? जयप्रकाश नारायण। और दिवाली के दिन वहां से फरार हो गए थे। जहां दिवाली फार करके हजारीबाग का जेल, भी बीपीएससी पूछ चुकी है कि किस त्योहार के दिन भागे थे। तो दिवाली के दिन, दिवाली जो बीता है दिवाली, ऐसे ही दिवाली अगस्त में गिरफ्तारी हुई थी और ये अक्टूबर नवंबर में वो यहां से निकल लिए थे। तो दिवाली के दिन यहां से निकले थे, भागे थे। ठीक है, और इन्होंने एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था आजाद दस्ता। संस्था बनाया था, उसका नाम था आजाद दस्ता। इन्होंने एक संस्था बना दी थी, उसका नाम था आजाद दस्ता। ठीक है, आजाद दस्ता। ठीक है, क्लियर है? आजाद दस्ता। ओके, तो इन्होंने एक संस्था बना दी थी, उसका नाम था आजाद दस्ता, है ना। यह बन गया आजाद दस्ता। किसने बनाया? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा बना दिया गया आजाद दस्ता, और इसने भारी स्तर पर हिंसक घटनाएं को अंजाम दिया था। इस संस्था ने, इसका केंद्र बना दिया गया था नेपाल में, और नेपाल से रह के लोग इसको ऑपरेट करते थे। ठीक है, चलिए तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, तो आजाद दस्ता का यहां पर गठन हुआ था। ओके, आगे आप देखेंगे कि जब ये सारी चीजें यहां पे हो रही थी, इस प्रकार से चल रही थी, तो किस प्रकार से चीजें आगे ये हुई। इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के अलग अलग क्षेत्रों में 3 समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। पार्लर गवर्नमेंट 3 काम कर रही थी, 3 समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। ठीक है, लिख लेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। 3 समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। ओके, 3 समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। 3 समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। ओके, तो ये 3 समानांतर सरकारों की स्थापना किसने की थी? तो ये 3 समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी? तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग जगह पर। सबसे पहले बलिया में, बलिया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बलिया, है ना, 3 समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। कहां कहां? बलिया में की गई थी, और कहां किया गया था? ग्वालियर। बलिया में किया गया था, उसके बाद तामलुक में किया गया था, और उसके बाद सतारा में किया गया था। ठीक है, बलिया बंगाल में है,
ठीक है। बलिया, तामलुक, सतारा। सतारा महाराष्ट्र में है, बलिया यूपी में है। बलिया तो बहुत फेमस है जी, भोजपुरी वाला सब और फेमस कैले है बलिया के। बलिया, छपरा, आरा, है ना, सब तो फेमस है ना। सतारा महाराष्ट्र में। इन तीनों जगह समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बलिया में किसने स्थापित किया था? तो चीतू पांडे ने। बलिया में जो सरकार स्थापित हुई थी, इस सरकार बनाया था चीतू पांडे ने, ध्यान रखिएगा। बलिया में चीतू पांडे, ठीक है। बलिया में चीतू पांडे। इसके बाद तामलुक में स्थानीय समूह के लोगों ने, कोई प्रॉपर लीडर नहीं था, स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने किया था। और सतारा में वीएस चौहान और नाना साहब। वीएस चौहान और नाना साहब, ठीक है। इन लोगों ने स्थापित किया था। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, बलिया, तामलुक, सतारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर ये हो रहा था, थाने जल रहे थे, है ना, ये हिंसक हो गया था पूरा ये आंदोलन, इसमें खूब हिंसा हो रहा था। गांधी जी जेल में बंद थे। पूछा जाता है कि इस आंदोलन में गांधी जी किस जेल में बंद थे? तो इस आंदोलन में गांधी जी पूना के आगा खा पैलेस में बंद थे। देख लेंगे कि इस आंदोलन के दरमियान गांधी जी पूना के आगा खा पैलेस में बंद थे। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी पूना के आगा खा पैलेस में बंद थे। पूना के आगा खा पैलेस में बंद थे, ठीक है। पूना के आगा खा पैलेस में बंद थे, ठीक है। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद कहां बंद थे जी? हाँ? हजारीबाग बंद थे, पटने में बंद थे। हाँ बिल्कुल, राजेंद्र प्रसाद पटना, बांकीपुर जेल में। हाँ, हजारीबाग में जेपी थे, प्रकाश नगर। ठीक है, चलिए। तो आंदोलन तो हुआ बड़े स्तर पर, लेकिन इसका मतलब अंग्रेजों पर हमने दबाव बनाने का कोशिश किया, बहुत हिंसक घटनाएं हुई। एगो थाना जलता था तो गांधी जी आंदोलन वापस लेते थे। इसमें कितना थाना जल गया, लेकिन गांधी जी आंदोलन वापस नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? मजबूत भारत हुआ था नहीं हुआ था तो अलग बात है, अंग्रेज जरूर कमजोर हो गए थे। तो उनको पता था कि अब ये दुखती हुई नस को दबाने का यही टाइम है ना। जो पोर्शन पहले से किसी व्यक्ति का कमजोर हो, उसी पोर्शन पे वार कीजिए तो जीतने का संभावना ज्यादा होता है, क्योंकि फिर उठ के खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी को लगा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व है, अभी इन पर हमला करेंगे तो ये पूरा फोकस हम पर नहीं कर पाएंगे। तो जब ये पूरा फोकस हम पर नहीं कर रहे हैं तो हम इनको धर के बढ़िया से पीट देंगे। इसलिए इस समय गांधी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा
नहीं की, जबकि उस समय गांधी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। क्लियर है? तो यहां से इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। कोई दिक्कत? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नहीं अगले टॉपिक को देखते हैं। तो यहां पर यह हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी दबा दिया इस आंदोलन को, फिर भी उन्होंने मारपीट करके दबा दिया, लेकिन पहले जैसा कोई इंपैक्ट नहीं रहा। और इस आंदोलन से हमें स्वतंत्रता तो नहीं मिली, लेकिन अंग्रेजों पर दबाव बनाने में कामयाब हो गए थे। अंग्रेजों पर हम लोगों ने अच्छा खासा दबाव बना दिया था, दबाव बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो इस समय हमने ठीक ठाक प्रेशर क्रिएट कर दिया था, दबाव अच्छा खासा हमने अंग्रेजों पर बना दिया था। ओके, नेक्स्ट लिख लेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत को स्वतंत्रता तो नहीं दिला पाया, भारत छोड़ो आंदोलन भारत को स्वतंत्रता तो नहीं दिला पाया, लेकिन भारत को स्वतंत्रता तो नहीं दिला पाया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव बनाने में बहुत हद तक सफल हो गया था। अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव बनाने में बहुत हद तक सफल हो गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में भारत को स्वतंत्रता तो नहीं मिली थी, लेकिन बहुत हद तक दबाव बनाने में सफल हो गया था। ठीक है, उधर चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी अंग्रेज बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन अमेरिका के इंटरफेयर के वजह से अंग्रेजों की जीत हो गई और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जो गुट थे उसमें आप देखिएगा कि मित्र राष्ट्रों का गुट था, है ना, और धुरी राष्ट्र का गुट था, है ना। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र में आप देखिएगा कि मित्र राष्ट्र में आपको ब्रिटेन, रूस और फ्रांस था, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली था। तो जर्मनी और इटली ने तो पहले ही शस्त्र त्याग दिया, जर्मनी का हिटलर और इटली का मुसोलिनी दोनों पहले ही सरेंडर कर गए थे। जापान बड़ा ताकतवर हो गया था और जापान बड़े शिद्दत से लड़ रहा था, और लग तो ऐसा रहा था कि जापान उपाय करके छोड़ देगा, क्योंकि जापान जैसा छोटा सा देश रूस को जबरदस्त तरीके से पीटा था 1904-05 में ही, तो 1940-45 का बात है। 1904-05 में ही विश्व इतिहास में आप पढ़िएगा रूस जापान युद्ध हुआ था, और रूस जापान युद्ध में जापान ने रूस को हरा दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी पहले का बात है। एशिया की एक छोटा सा देश यूरोप के एक बड़े देश को हरा दिया। अब सोचिए, रसिया को हम हरा दिए थे, मतलब जापान हरा दिया था 1904-05 में, इतना पावरफुल था जापान। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जापान शिद्दत से लड़ रहा था, इसके ये दोनों लोग पीछे छूट गए, फिर भी जापान नहीं हार माना। लेकिन जापान से एक गलती हो गई कि जापान ने अपना बम गिरा दिया अमेरिका के जहाज पर, यह गलती हो गई, यह नहीं करना चाहिए था। और यही गलती क्या हो गया, भारी पड़ गया। यही गलती भारी पड़ गया कि जापान ने टारगेट कर लिया, अब सॉरी मतलब अमेरिका ने टारगेट कर लिया जापान को। और अमेरिका का तो था ही, अमेरिका का तो खुन्नस था। अमेरिका नहीं चाहता था कि एशिया की कोई शक्ति बहुत पावरफुल बने।
एशिया को वो हमेशा कमजोर करके रखना चाहता है, ये अमेरिका की पॉलिसी में रही है। आईआर आपका पार्ट नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में आप देखिएगा तो रशिया, अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि एशिया की कोई शक्ति ताकतवर हो, क्योंकि एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महादेश है। अगर एशिया में कोई शक्ति मजबूत हुई तो वो सीधे चैलेंज करेगी अमेरिका को, जैसा कि आज हो रहा है। चाइना किसको चैलेंज कर रहा है? अमेरिका को। और यही अमेरिका की मजबूरी है कि अमेरिका आज भारत को सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो अमेरिका कभी भारत को सपोर्ट करने वाला देश नहीं है। अमेरिका इसलिए भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि भारत से उसका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया है, वो भारत को सपोर्ट करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो जानता है कि चाइना को एशिया में अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ भारत है। इसलिए भारत को सपोर्ट करो ताकि चाइना और भारत आपस में उलझे रहें, क्योंकि चाइना और भारत आपस में उलझ जाएंगे तो वो उधर अपना राज करता रहेगा। यहां से एक कोई भी पावर अगर बड़ा बन के उभरा तो सीधे उसको चैलेंज करेगा, और यही वो नहीं चाहता। इसलिए उस समय जब देखा कि एशिया में जापान बहुत ताकतवर बनकर उभर रहा है, तुरंत जापान पर परमाणु बम, अब कोई और बम गिरा देते। एटम बम गिराने का क्या मतलब था? आपने एटम बम गिरा दिया और एटम बम गिरा करके आपने नेस्तनाबूद कर दिया जापान को। ये तो ठीक बात नहीं हुई ना, ये तो सही बात नहीं हुई। और यही चीज वहां पर किया गया। ठीक है, तो इस चीज को जैसे यहां पे आप जो है सो ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि यहां पर जब ये हो गया, इस पर गिर गया 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया गया परमाणु, और जापान को ध्वस्त कर दिया गया। अब जब जापान ध्वस्त हो गया तब जापान के पास तो मजबूरी होगी, अब क्या करे जापान? जिसके ऊपर परमाणु बम गिर जाए वो क्या करेगा? 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया ब्रिटेन के सामने। नोट करके ये बात लिख लेंगे कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने 15 अगस्त 1945 को जापान ने पंद्रह अगस्त 1945 को जापान ने 15 अगस्त 1945 को जापान ने क्या कर दिया? जापान ने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। अब देखिए, यहीं से एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि भारत 15 अगस्त 1947 को ही क्यों आजाद हुआ, 15 अगस्त को ही भारत क्यों आजाद हुआ, तो इसीलिए आजाद हुआ था क्योंकि 15 अगस्त का डेट अंग्रेजों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। 15 अगस्त 1945 को जापान ने समर्पण किया था, तो यह अंग्रेजों के लिए विक्ट्री डेट था। इस डेट को अंग्रेज मानते थे कि हम विजेता थे, है ना। तो इसी डेट को इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बनाए रखने के लिए इन्होंने यह काम किया था। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो 1945 में ये चीजें हुई और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब अंग्रेजों पर भी दबाव बनने लगा। अंग्रेज जीत तो गए थे, गलती से जीते थे, अपने काबिलियत से जीते थे। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़िएगा ना, तो जैसे घर का झगड़ा होता है, घर के झगड़ा के जैसा ही इंटरनेशनल रिलेशन का झगड़ा होता है कि कोई किसी का शत्रु भी नहीं है और कोई किसी का मित्र भी नहीं है। दुन्नू चाची आपस में बतिया रही है, लेकिन दुन्नू दूसरा आदमी से दुन्नू की शिकायत कर रही है। आईआर में यही होता है। दिखने में लगेगा कि सबका सबसे राय है, लेकिन किसी का किसी से राय नहीं है जी। उसमें सब एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है। दिख रहा है ना कि अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है,
लेकिन ये सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि भारत ताकतवर बन जाए, सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि भारत एशिया में उलझ के रहे, चाइना को कंट्रोल करे भारत, तब वो वर्ल्ड में राज करेगा। तो गांवों में झगड़ा कैसे होता है जी, दो आदमी को लड़ा दो आपस में, ऐसा करो कि दोनों आपस में उलझा रहे ताकि हम मालिक बन के बैठे रहे। वही इंटरनेशनल रिलेशन में भी होता है, सारा संबंध खराब है, फिर भी चाय पीने के लिए जरूर पूछेगा। गांव घर में देखते हैं ना, झगड़ा है खूब है, चाय पी लीजिए, चाय बनाए है। क्यों? संबंध अंदर से खराब है, लेकिन ऊपर से सब कुछ ठीक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आईआर है, ये इंटरनेशनल, क्योंकि पता नहीं है कि कब किससे क्या आवश्यकता पड़ जाएगी। हर देश एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है आवश्यकताओं को लेकर के। आज यूक्रेन फिलिस्तीन इजराइल लड़ रहे हैं, सब लोग सबके पक्ष में है, कोई खुल के किसी एक का विरोध नहीं कर रहा है, कोई खुल के ये भी नहीं कर रहा कि इजराइल बहुत गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी का देश है, इजराइल से टेक्नोलॉजी चाहिए सबको। फिलिस्तीन का भी सब लोग विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन मुस्लिम देश है और खाड़ी देश मुस्लिमों का देश है। अगर उनका विरोध करेंगे खुल करके तो खाड़ी देश से संबंध खराब हो जाएगा, तो इंटरनेशनल व्यापार खतरे में पड़ जाएगा। हर आदमी अपने लाभ को देखते हुए अपना स्टैंड चुन रहा है, वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में भी। तो जो झगड़ा गांव का होता है, जो झगड़ा घर का होता है, जो झगड़ा शहर का होता है, वही झगड़ा देशों के बीच होता है, बस स्वरूप उसका बदला रहता है। और जो पॉलिसी हम लोग यहां अपनाते हैं ना, वही पॉलिसी वहां भी अपनाया जाता है, वहां कोई दूसरा पॉलिसी नहीं अपनाया जाता है। ठीक है, खैर, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में का इस तरह से रिजल्ट आया। और इसके बाद रूसिया और अमेरिका ने मिलकर के दबाव बनाया किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर, कि भाई आप भारत को स्वतंत्र कीजिए अब। और वही दबाव का रिजल्ट रहा कि आया कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, चलिए, तो यहां तक में इसे कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे बात करेंगे। ठीक है।